हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। आज हमारा 23 मार्च 2023 है। आज की बात करें अगर हम, तो आज शहीद शहीद दिवस है। सभी को सशक्त मन। आज की अगर बात करें, जो भी आपका पीटी और मेंस के जो टॉपिक्स होंगे मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। कृपया आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले जो नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें ताकि आगे जो आने वाले आपको जो एग्जाम में, आगामी एग्जाम की अगर बात करें हम, तो 69 बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप लोग इसको जरूर शेयर करें। चलिए आगे अगर बात करें, हम चलते हैं आगे अपने सेशन की ओर। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। देखें तो लंदन में उच्चायोग के बाहर फिर प्रदर्शन, मतलब प्रदर्शन जारी है वहाँ पे। देखा जाए क्यों हो रही है, तो अलगाववादी मृतपाल जो है सिंह के समर्थन में लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने खालिस्तान समर्थकों ने बुधवार को फिर से उग्र प्रदर्शन किया है। करीब 2000 प्रदर्शनकारी जो है खालिस्तान के झंडे लहराते वहाँ पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। उन्हें बैरिकेड्स तोड़ने की भी कोशिश की। पुलिसकर्मियों पर पानी की बोतलें और स्याही फेंकी गई। हालांकि कड़ी सुरक्षा के चलते हुए आगे बढ़ नहीं पाए। ये चीज़ें हैं। आगे बात करें, उद्योगपति हैं कुमार मंगलम बिरला समेत 50 को मिला पद्म पद्म सम्मान। ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। अगर बात करें इसमें, तो राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा बुधवार को जो है सो राष्ट्रपति भवन समारोह में 50 से अधिक विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें कर्नाटक के पूर्व सीएम सरकार के विदेश मंत्री एस कृष्णा, वस्तुविद प्रहलाद जोशी मरणोपरांत को पद्म विभूषण, तो उद्योगपति और आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम को पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें तो अगले समारोह में सम्मानित किया जाएगा शेष विभूति जो है कुमार मंगलम बिरला। इस मायने में अलग है कि वह परिवार के चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके परदादा घनश्याम दास बिरला को पद्म विभूषण मिला था। माता श्री को, राजश्री को भी 2011 में मिल चुका है। आगे अगर बात करें, तो ये कहा जा रहा है चीज़ें, टॉपिक से हमारा ये कि क्या कहते हैं, दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर अवैध पोस्टर चिपकाने के मामले में पुलिस ने 150 एफआईआर दर्ज किया, जिसमें से 36 एफआईआर जो है प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर से संबंधित हैं, हमारे प्रधानमंत्री पीएम से रिलेटेड हैं। और यह है कि पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति बदरंग निषेध अधिनियम के साथ ही प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अधिनियम पीआरबी के तहत यह कार्रवाई किया है। इसको जानना जरूरी है। और विशेष आयुक्त जो कानून व्यवस्था के दीपेंद्र पाठक का कहना है कि दिल्ली पुलिस जो समय समय पर इस तरह की कार्रवाई करती रहती है। पुलिस ने एक राजनीतिक पार्टी कार्यालय से अवैध पोस्टर लगाकर राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर चस्पा करने के लिए की जा रही है ये चीज़ें। आगे बात करें तो जो टॉपिक से हमारा कहा जा रहा है, आईआर का टॉपिक से हमारा कि हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन सीमाओं पर हालात मुश्किल है। ये चीन का कहना है। क्या कहना है कि भारत में चीनी जो दूतावास है के प्रभारी जो हैं माजिया ने कहा है कि भारत चीन की जो सीमाओं के हालात हैं उसको देखते हुए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दोनों ही देश युद्ध या टकराव नहीं चाहते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत और चीन की सीमा पर मौजूदा स्थिति स्थिर है। जो भारत की और चीन की जो सीमा है उसमें मौजूदा जो स्थिति है वर्तमान में वो स्थिर है। स्थापित चैनलों के जरिए संवाद कायम रखना जरूरी है और दोनों देशों के बीच जो कठिनाई हो लेकिन हमें उसका सामना करना पड़ेगा। हम में से कोई भी युद्ध नहीं चाहता। भारत ना पाकिस्तान ना चाइना चाहता है, ना भारत चाहता है, ना ही हम में से कोई सीमा पर टकराव चाहता। उन्होंने कहा कि सीमा के मुद्दों का सालों पुराना इतिहास है, इसलिए किसी समझौते पर पहुंचना आसान नहीं है। अतः हम बातचीत हमेशा जारी रखते हैं। मेरे विचार से दोनों पक्षों की नीयत संबंधों को सुधारने की है। बाली में G20 सम्मेलन के बाद से यूक्रेन के मुद्दे को लेकर हालात बहुत तनावपूर्ण है और अब परिस्थितियों को संभालना और भी मुश्किल है। भारतीय मस्जिद से छेड़छाड़ की तो एससीओ बैठक से बाहर होगा पाकिस्तान। देखिए कहा जा रहा है एससीओ को जो बैठक होने जा रहा है, एससीओ संघाई सहयोग संगठन, उसका फुल फॉर्म एससीओ की बैठकों का दौर जारी है और भारत ने इन सभी जो बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान को भी नामांकित किया है। लेकिन इसके साथ ही भारत ने ये साफ कर दिया है, चेतावनी दिया है कि बैठक में हिस्सा लेने के दौरान अगर पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भारतीय मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ की तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। यही वजह है कि मंगलवार को एससीओ के तहत चिकित्सा, स्वास्थ्य और महामारी में सैन्य बलों के योगदान विषय पर आयोजित सेमिनार
बाद में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के को हिस्सा नहीं लेने को दिया गया था। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधि का हिस्सा लेना पूरी तरह से तय था, लेकिन उनकी तरफ से कोई से जो मानचित्र दिखाया जा रहा था उसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जा रहा था। इस आधार पर बतौर अध्यक्ष भारत ने पाकिस्तान के हिस्सा में बैठक लेने से रोक दिया उसको। भारत का यह बड़ा कड़ा रुख तब आया है जब कुछ ही दिनों बाद एससीओ के सभी देशों ने कोई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में होनी है। पिछले वर्ष एससीओ एनएसए की वर्चुअल बैठक में ही पाकिस्तान के तत्कालीन एनएसए मोईद यूसुफ ने भारतीय राज्य एवं जम्मू एवं कश्मीर को भारतीय नक्शे से गायब कर दिया था। इसका विरोध करते हुए एनएसए अजीत डोभाल जो है उन्होंने बीच में ही बैठक को बहिष्कार कर दिया था। आगे है वरिष्ठता के नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट जो है सो कॉलेजियम जो है उनके लिए चिंता जताई। क्या जताई है? तो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उसमें जो न्यायाधीश की नियुक्ति को जो लेकर जो मामला है कॉलेजियम और सरकार के बीच चल रहा विवाद जो थमता नहीं दिख रहा है, ये विवाद चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम का जो रोष है और इत्याज फिर से खुलकर सामने आया है। कॉलेजियम ने कहा है कि पहले संस्तुत नामों को रोकने से वरिष्ठता को होने वाला नुकसान गंभीर चिंता का विषय है। कॉलेजियम के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट की नियुक्ति के लिए पूर्व की गई वकील रामास्वामी नीलकंठन और दोहराए जा चुके वकील का नाम जिक्र हुआ है। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर काफी समय से सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद चल रहा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की लागू व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सिफारिश करती है और सरकार को संस्तुत किए गए नाम की नियुक्ति करनी होती है, लेकिन कई बार सरकार जो है कॉलेजियम को क्या करती है तो सिफारिश पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं। कॉलेजियम वापस आई संस्तुति पर सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विचार करती है और कई मामले में कॉलेजियम ने सरकार के आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अपनी सिफारिश दोहराई भी है। आधी सदी के बाद भारतीय सैनिकों के राशन में हुई बाजरे की वापसी। मतलब आधी सदी के बाद भारतीय सैनिकों के राशन में इस साल जो बाजरे की वापसी हो रही है, श्रेयान्न के रूप में प्रचारित किए जा रहे बाजरा समूह के आटे के सैनिकों में के राशन में वापसी का यह ऐतिहासिक निर्णय संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करने के लिए तहत किया गया है। इस फैसले से सैनिकों के राशन में अब पारंपरिक देसी अनाज की न केवल आपूर्ति सुनिश्चित होगी बल्कि बाजरे की खपत भी बढ़ाई जाएगी। अब है कि हर ग्राम पंचायत को 2025 तक जो है टीवी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। ये भी आपका पीटी का क्वेश्चन है। मतलब दुनिया को 2023 तक टीवी से मुक्त करने के वैश्विक लक्ष्य को लेकर भारत ने भी प्रतिबद्धता के साथ कदम बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने देश की जो प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2025 तक अगर बात करें तो इस बीमारी को पूरी तरह से छुटकारा दिलाने के लिए एक टीवी मुक्त पंचायत अभियान चलाने जा रही। इसका शुभारंभ जो है विश्व टीबी दिवस पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से स्टार्ट होगा ये। और स्वास्थ्य ग्राम पंचायत के लक्ष्य को धरातल पर उतारने के लिए पंचायती राज मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने साझेदारी के साथ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। आगे चल के आगे टॉपिक की बात करें, आगे का नेक्स्ट टॉपिक का। छात्रों को तनाव से उबारने के लिए अब तैयार किया जाएगा मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क। मतलब छात्र जो है लगातार तनाव में रहते हैं, तो छात्रों के जो तनाव है उनको भगाने के लिए वैसे तो स्कूल से लेकर उच्च हायर स्कूल है, उच्च शिक्षण संस्थानों में अलग अलग तरह के कई कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके बावजूद छात्रों की जो आत्महत्या की घटनाएं जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये लगातार बढ़ते जा रही है। महीने भर के अंदर अगर बात करें तो IIT मद्रास जैसे शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान में 2 छात्रों का आत्महत्या की घटनाएं चौंकाने वाली। शिक्षा मंत्रालय ने इस दिशा में अपनी पहल जो है तेज कर दिया है, जिसमें जो है छात्रों को अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ ही उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनाया जाएगा। इसे लेकर जल्द ही वह एक मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क जारी करने की तैयारी में है। और छात्रों पर दबाव के कारण होने वाली यह घटना इसलिए चिंता का कारण है क्योंकि आत्महत्या की कुल घटनाओं में छात्रों की लगभग संख्या लगभग 8%। शिक्षा मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर पिछले दिनों मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें इस पर तेजी लाने का निर्देश दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जो फ्रेमवर्क है महीने भर के अंदर ही जारी कर दिया जाएगा। इस फ्रेमवर्क में क्या होगा को लेकर राय लेने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ये जो प्रस्तावित फ्रेमवर्क के दायरे में स्कूल से लेकर हायर स्कूल संस्थान है, इसके अलावा उनमें छात्रों से जुड़ने वाले सभी पक्षकारों को जवाबदेही भी तय होगी। इनमें माता पिता के साथ शिक्षक भी संस्थान में शामिल होंगे। बहुत ही अच्छा ये कदम है। सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्किस बानो मामले में विशेष पीठ गठित करने के लिए तैयार है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट 2022 के 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे, उसमें जो बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका की सुनवाई के लिए एक विशेष गठित
पीठ गठित करने को तैयार हो गया। इस मामले में बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की भी हत्या कर दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश जो अभी हमारे वर्तमान में है डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पाडेवाला की पीठ ने बिल्किस बानो की जो याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जो वकील हैं शोभा गुप्ता के जरिए उन्हें आश्वासन दिया गया है कि नई पीठ का गठन जल्द ही किया जाएगा। इससे पहले अगर बात करें तो 24 जनवरी को गुजरात सरकार द्वारा सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषी को सजा माफी को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि संबंधित जो न्यायाधीश है 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा होने की वजह से इच्छा मृत्यु पोसेव यूथनेसिया से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा, मतलब हाल ही में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला में कामकाजी जो महिलाएं हैं उसको महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की हम निर्णय लिया है। हरियाणा के हर नगर और उपनगर में कई छोटे उद्योग हैं जहाँ महिलाएं काम करती हैं। इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो दिल्ली और नोएडा से प्रतिदिन घंटों सफर तय कर काम पर पहुंचती हैं। इसका एक बड़ा कारण ये हरियाणा के निजी हॉस्टल है। ये काफ़ी महंगे हैं, जिसके चलते कामकाजी जो महिलाएं हैं इन हॉस्टलों में खर्च करने के बजाय प्रतिदिन जो है घंटों का सफर करने को मजबूर हो जाती है। कई बार महिलाओं को पुरुष की भांति कामकाज के सिलसिले में घर परिवार छोड़कर अन्य स्थान पर जाना पड़ता है। उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर निजी हॉस्टल संचालक महिलाओं को से मोटी रकम वसूलते हैं। हॉस्टल संचालक उन्हें पर्याप्त सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराते। इसमें परिवार से दूर रहने वाली जो महिलाएं हैं सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता रहती है। स्वतंत्रता के बाद अगर बात करें तो महिलाओं को लेकर सभी कार्यों में क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है, लेकिन आज भी उन्हें पूरी तरह आज़ादी नहीं मिल पाई, लेकिन वे जिसकी वह असली हकदार हैं। आज भी कुछ सामाजिक व्यवहार में उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देते। शिक्षा, रोजगार और इनसे जुड़े अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष बहुत पुराना है, जो अब भी जारी है। ध्यान दें कि जिस प्रकार बिना नारी शक्ति के सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है, उसी प्रकार अगर बात करें तो उन्हीं की भागीदारी के बिना देश का पूर्ण विकास भी संभव नहीं है। और बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो महिला सशक्तिकरण किसी देश के लिए आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर हालात बदलने वाला साबित होता है। पिछले कुछ वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अपने कौशल के माध्यम से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आई हैं, लेकिन आज भी उनके सामने बड़ी बाधा अपने गृह नगर से निकलकर किसी अन्य नगर में रहकर अपना योगदान दे पाना है। महिलाओं के सामने दूसरे शहर में आवास की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। महिलाएं भी देश का अहम हिस्सा है, उनकी भागीदारी भी पुरुष की भांति देश के लिए उतनी जरूरी है। परिवार एवं दफ्तर की कमान एक साथ संभालने वाली महिलाओं को सुनहरे अवसर देने होंगे। सरकार और समाज को उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना होगा, जिससे वे भी देश के विकास में हम योगदान कर सके। ऐसे में हरियाणा सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। उन्हें अन्य नगरों में भी हॉस्टल का निर्माण करवाना चाहिए। इससे और राज्यों में भी सकारात्मक संदेश जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम जगह महिलाएं दूसरे नगरों में जाकर काम करने को इच्छुक होंगे। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए में। देखिए ये टॉपिक के बारे में किसदा की भारत यात्रा का इंपॉर्टेंस क्या रहा गया है, इसके बारे में मैंने आपके लिए पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री अभी जो है जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे, तो भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री के बीच जो वार्ताएं हुई, जो संबंध हुए हैं, उसको लेकर ये टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक्स के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसको आप देख लेंगे। और अभी रिलेशन जो संबंध है, हमारे द्विपक्षीय जो संबंध है जापान के साथ, वो भी उसके बारे में ये डिस्कस किया गया है। थोड़ा सा इसको हम ये टॉपिक को हम डिस्कस कर लें। निरंतर मजबूत हो रहे द्विपक्षीय संबंध, जो हमारा जो भारत और जापान के बीच जो संबंध है वो लगातार जो है सो मजबूत हो रहा है। इसके बारे में बात करें तो वर्तमान में उभरती वैश्विक प्रतिस्पर्धा में जो कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जापानी प्रधानमंत्री जो किशिदा है कि इस बात पर जोर देना है कि कनेक्टिविटी जब एक देश पर ही निर्भर हो तो वह तमाम रणनीतिक विविधताओं का कारण बन सकती है या बेहद ही महत्वपूर्ण। इसलिए कनेक्टिविटी में विविधताओं के जरिए सबको साथ लेकर चल सकने की आवश्यकता है। जापान ने इस बात को ध्यान में रखते हुए जापान आसियान इंटीग्रेशन फंड के तौर पर $10 करोड़ के फंड की घोषणा किया, और इस पहल के संदर्भ में जापान ने दक्षिण एशिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, जिसमें बंगाल की खाड़ी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वैल्यू चेन की अवधारणा भारत और बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करेगी, जो पूरे दक्षिण एशिया को मदद कर पहुंचाने का भी कार्य करेगा। जापान और भारत संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास और रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। इस यात्रा में क्या होगा कि आपका समुद्री सुरक्षा की बात करें, साइबर सुरक्षा की बात करें, रक्षा निर्माण जैसे क्षेत्र भी में और भी सहयोग हो सकता है। और जापानी जो प्रधानमंत्री का जो अभी हाल ही में जो यात्रा हुआ है भारत दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी का कारण भी महत्वपूर्ण है। जापान और भारत की जो है कि लोकतंत्र, सहयोग, सुशासन और मानवाधिकारों के प्रति समान मूल्यों को भी साझा करता है, जिसमें आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध के मिठास मील का पत्थर भी साबित होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारा ये आर्टिकल। आगे बात करें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में बनेंगे बड़े निर्यातक, मतलब कहा जा रहा है बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के
6G टेक्स्ट बेड और 6G विजन डॉक्यूमेंट के साथ मिशन 6G लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब भारत जो है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का बड़ा निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 5G की शुरुआत के 6 महीने के बाद ही हम 6G पर बात कर रहे हैं और हमारे ये आत्मविश्वास को दर्शाता है कि पीएम ने कहा है कि 6G को लॉन्च करने का आधार बनेगा। इस दौरान इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के जरिया के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर की स्थापना हुई। इससे भारत को 6G के लिए माहौल बनाने में ही मदद मिलेगा। 2021 के नवंबर में सरकार ने 6G रोड मैप के लिए 22 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था। भारत जो है 6G टेक्नोलॉजी के साथ उपग्रह संचार में वैश्विक सप्लाई चेन का प्रमुख हिस्सा बनना चाहता है। इस मौके पर टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में 5G की स्थापना का काम तेज चल रहा है। टेलीकॉम टावर लगाने के लिए अब सिर्फ 7 दिनों में अनुमति मिल जा रही है। मोदी ने कहा कि अपनाने वाले समय में भारत 100 नई 5G लैब की स्थापना करने जा रहा है। इससे 5G से जुड़े अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावना को जमीन पर उतारने में भी मदद मिलेगा। और डिजिटल बदलाव चाहने वाले भी देशों के लिए भारत आदर्श, मतलब कहा जा रहा है कि 6G जो टेस्ट बेस्ड के लॉन्च पर मौजूद इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन की महासचिव डोरिन बोगडेन ने कहा है कि डिजिटल बदलाव चाहने वाले देशों के लिए भारत आदर्श देश है। स्टार्टअप के माहौल से लेकर डिजिटल भुगतान बाजार और टेक्नोलॉजी से जो मैन पावर के रूप में भारत का दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया देश के टेक्नोलॉजी से जुड़े इनोवेशन और आधार UPI जैसे तमाम चीज़ों को अपनाने में आगे की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। भारत में इनोवेशन काफ़ी तेज़ी से कम लागत में हो रहा है। रिलायंस, ये भी पीटी का क्वेश्चन है। रिलायंस के मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD है मुकेश अंबानी, जो 82 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया में शीर्ष अगर बात करें तो 9वें स्थान पर है। 2023 M3M हरून ग्लोबल रिच के मुताबिक तीसरे वर्ष लगातार मुकेश अंबानी सबसे धनी एशियाई देश का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। खास बात यह है कि मुकेश अंबानी की संपत्ति पिछले 1 साल में दौरान 21 अरब डॉलर की कमी आई है। 60 वर्षीय गौतम अडानी की बात करें तो उनकी संपत्ति 28 अरब डॉलर कम होकर 53 अरब डॉलर रह गई है और वह दुनिया के सबसे धनी लोगों की सूची में 23वें स्थान पर आ गए हैं। अडानी ने दूसरे अमीर एशियाई की खिताब भी खो दिया वहाँ। ठीक है, ये पीटी का क्वेश्चन टॉपिक था आपका। अगर बात करें बुनियादी ढांचे की, यह अहम परियोजनाओं को मंजूरी से तेज होगी विकास की रफ्तार, मतलब अगर बात करें तो पीएम गति शक्ति के नेटवर्क के तहत नेटवर्क पाइपलाइन NPG की ने बुनियादी ढांचे के 6 अहम परियोजनाओं को अपना मंजूरी दे दिया है, जिनमें जो है लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी के साथ प्रोजेक्ट समेत कानपुर में सिटी लॉजिस्टिक्स से संबंधित मंदना अनवरगंज का रेलवे प्रोजेक्ट भी शामिल है। DPIIT के लॉजिस्टिक डिवीजन के विशेष सचिव की अध्यक्षता में हुई NPG की 45वीं बैठक में इन परियोजनाओं के परीक्षण शुरू किया गया है और इन पर आगे बढ़ने का फैसला भी किया गया। जिन परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया कि उनमें रेलवे के 3, सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय के 2 और न्यू तथा रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय का 1 प्रोजेक्ट शामिल है। लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजना अपनी तरह का बढ़िया प्रयोग है। यह इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए और इसकी मदद के लिए सरकार को 2030 तक गैर फासिल ईंधन के रूप में 500 गीगावाट क्षमता हासिल करने के लक्ष्य तक पहुँचने में मदद मिलने वाली है। अगर बात करें तो QS वर्ल्ड लिखिए, ये भी आपका पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे भारत में शीर्ष पर है, विश्व में 47वें स्थान पर, मतलब लंदन स्थित क्वालिटी असाइनमेंट्स QS ये रिपोर्ट जारी करते हैं और बुधवार को 2023 के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया, जिसमें IIT बॉम्बे को 100 में से 80.4 स्कोर के साथ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में भारत में पहले और विश्व के 47वें स्थान पर रहा। ये पीटी का इंपॉर्टेंट होगा टॉपिक। विश्व के आधार विषय के आधार पर बात करें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 54 व्यक्तिगत विषय क्षेत्रों में दुनिया के सबसे मजबूत विश्वविद्यालय की पहचान करती है। हालांकि भारतीय उच्च संस्थानों में कंप्यूटर विज्ञान, रसायन, जैविक विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन और भौतिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष इंजीनियरिंग, खनिज और खनन में IIT बॉम्बे का सबसे प्रदर्शन रहा है। संस्थान को 5 व्यापक क्षेत्रों में 4 स्थान दिया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन, कला और मानविकी शामिल है। कुल मिलाकर संस्थान ने अपने 2022 के प्रदर्शन में 18 स्थानों का सुधार किया है। संस्थानों को कला और डिजाइन के लिए 51 से 100, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 66वें, सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए 51 से 100, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 77वें और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 54वें और मैकेनिकल और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 67वें स्थान पर रखा गया है। आगे बात करें कि दुनिया की 26% आबादी कर रही स्वच्छ पेयजल के संकट का सामना, मतलब कहा जा रहा है कि जल संकट को लेकर एनवायरमेंट संयुक्त राष्ट्र में होने वाले सम्मेलन की पूर्व संध्या पर यूएन की एक रिपोर्ट जारी किया गया। उसमें कहा गया है कि दुनिया की 26% आबादी स्वच्छ पेयजल के संकट का सामना कर रही है। इसके साथ ही दुनिया की 46% जनसंख्या स्वच्छता से अभी भी दूर है।
संयुक्त राष्ट्र की मंगलवार को जारी विश्व जल विकास रिपोर्ट में 2023 इसमें कहा गया है कि उक्त आंकड़ा 2030 तक दुनिया भर के सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की उपलब्धता के लक्ष्य से काफ़ी दूर है। रिपोर्ट के प्रधान संपादक जो है रिचर्ड गनर ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए लागत का अनुमान $600 अरब है, यानी प्रति वर्ष $1 करोड़। इस पर बैठक में चर्चा की जाएगी। रिचर्ड ने कहा कि इसके साथ ही निवेशकों, फाइनेंसरों, सरकारों, जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने वाले जो समुदाय हैं को यह आश्वस्त करना कि यह पैसा स्थिर पर्यावरण के लिए खर्च किया जाएगा। उतना ही महत्वपूर्ण जो 2 अरब लोगों को पेयजल और 3.6 अरब लोगों को स्वच्छता मुहैया कराने का लक्ष्य है। अगर बात करें भारतीय एनपीजी, भारतीय एनजीओ ने दिव्यांगों के लिए बजट बढ़ाने की यूएन से की मांग। मतलब एक भारतीय एनजीओ जो है समर्थनम इंटरनेशनल ने संयुक्त राष्ट्र से मौजूदा नियम में और प्रावधान जोड़कर दुनिया भर में दिव्यांगों के लिए बजट बढ़ाने की मांग की है। मतलब अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 52वीं बैठक की तरह बुधवार को भारत में दिव्यांगों पर कोविड का असर नामक सत्र आयोजित किया गया था। समर्थनम इंटरनेशनल एक एनजीओ है, उसके चेयरमैन जो हैं डॉक्टर महंतेश जी किबाडास्कर ने संयुक्त राष्ट्र तक आने के कारणों और मानवाधिकार परिषदों के समर्थन की भागीदारी को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांगों के अधिकारों की सुरक्षा और अन्य देश इसमें क्या कर सकते हैं उसको लेकर प्रावधान जोड़ने की जरूरत बताई है। उन्होंने बजट बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल हो जिसकी जिसकी उन्हें जरूरत है। एनजीओ के चेयरमैन ने बताया कि उसके एनजीओ ने कोविड के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार और कॉर्पोरेट को सहयोग किया था। चलिए तो हम लोग यहाँ तक टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और जितना हो सके आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं कृपया आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग से गुजारिश रहेगा, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।